Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Sound. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Recorded class है ये, बिल्कुल जी हाँ, सही कहा आपने, ये रिकॉर्डेड क्लास है। और 15 अगस्त 1947 को जैसे ही हमें आज़ादी मिली थी, सबसे पहले मैंने ये क्लास रिकॉर्ड करी थी कि ये क्लास चलाऊंगा मैं 28 नवंबर 2024 को एसएससी प्रथम बैच में। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर। और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को पढ़ने का एक अल्टीमेट फायदा हमें मिलेगा जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बनाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जब बनाएंगे वहां पर फायदा हमें क्या मिलेगा? तब तक हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो चुकी होगी, हमें अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो चुकी होगी, हमें लेफ्ट से नेगेटिव, लेफ्ट से मोर देन 26 पता चल गया होगा, है ना। आजकल कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को अगर आप कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दो, है। अगर आप चाह रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दो, तो कितनी चीजें हमें परफेक्टली पता होनी चाहिए कोडिंग डिकोडिंग के लिए। और आप जानते हैं रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है यहां से आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए हर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू, हर अल्फाबेट प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। और वो भी जो प्लेस वैल्यू है ना किसी भी अल्फाबेट की, वो दोनों एंड से पता होनी चाहिए, फ्रॉम बोथ दी एंड्स, ठीक है। लेफ्ट एंड से भी, फ्रॉम बोथ दी एंड्स, यानी कि दोनों एंड से पता होनी चाहिए, ना कि सिर्फ लेफ्ट हैंड से बल्कि राइट हैंड से भी। हमें कोई भी लेटर हमें पता होना चाहिए कि ये लेफ्ट हैंड से कितना है और ये राइट हैंड से कितना है। समझ रहे हो? किसी भी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड से 20 है, राइट हैंड से 7 है, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस कहां से होती है? ये प्रैक्टिस तब होती है जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर? जो कि हम पढ़ रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। सबसे पहले दिन मैंने आपको, पहले और दूसरे दिन में मैंने आपको यही अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की प्रैक्टिस कराई थी, फ्रॉम बोथ द एंड, दोनों एंड से प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। दूसरी, है ना, दूसरी हमें पता होनी चाहिए, है ना, कि लेफ्ट हैंड से, है ना, कोई भी जब नेगेटिव वैल्यू निकल कर आती है, या फिर, है ना, या फिर मोर देन 26, मोर देन 26 वाली जो पोजीशन है ना, नेगेटिव पोजीशन, नेगेटिव पोजीशन, है ना, नेगेटिव पोजीशन एंड मोर देन 26 वाली पोजीशन, ये मोर देन 26 पोजीशन, मोर देन 26 वाली पोजीशन। और अपोजिट अल्फाबेट, है ना, अपोजिट अल्फाबेट, अपोजिट अल्फाबेट क्या होते हैं? अपोजिट अल्फाबेट। तो कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को कुछ ही सेकंड्स में बनाने के लिए, है ना, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में बनाने के लिए, है ना, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। नेगेटिव पोजीशन, मोर देन 26 पोजीशन और अपोजिट अल्फाबेट, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू के साथ साथ। अगर आपको ये चीजें कंफर्म है, कंठस्थ है, अगर ये चीजें कंठस्थ हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हो। और अल्फाबेटिकल सीरीज जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सर यूट्यूब पे कितने दिन और क्लास फ्री रहेगी? मैंने बोला ना कि ये जो चैप्टर है अल्फाबेटिकल सीरीज, ये चैप्टर पूरा कराऊंगा मैं यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल। तो आज थर्सडे है और कल फ्राइडे इस चैप्टर का टेस्ट होगा, तो कल तक ये क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री रहेगी। मंडे से यूट्यूब चैनल पे कोई क्लास नहीं होगी, है ना, एसएससी प्रथम बैच की। मंडे से फिर हम वही अपने यूट्यूब चैनल पे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे और रेलवे की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हम कर ही रहे हैं। और रेलवे की प्रैक्टिस के साथ साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। हाँ जी, लेकिन कल तक और यूट्यूब चैनल पर यह क्लास चलेगी, ठीक है। पीएनजी नहीं मिल रही है डेली, क्यों नहीं मिल रही भाई? पीएनजी तो रेगुलर टाइम टू टाइम अपडेट हो रही है। कल की पीएनजी डाल दो, कल की पीएनजी कहां? अरे यार, क्लास पीएनजी नहीं मिल रही, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अगर क्लास पीएनजी नहीं मिल रही होगी तो बेटा बड़ी दिक्कत है। ऐसा कैसे नहीं मिल सकती क्लास पीएनजी आपको? हाँ, एप्लीकेशन पर नहीं है। अच्छा, टेलीग्राम पे तो अपलोड हो गई थी, बट एप्लीकेशन पर नहीं है। लेट मी चेक, एक सेकंड चेक कर लेते हैं आपके बैच में क्लास पीएनजी क्यों नहीं अपलोड हुई। ऐसा वैसे हो नहीं सकता, क्योंकि क्लास पीएनजी जो है रेगुलर बेसिस पे अपलोड होती हैं। फिर भी हमारे टेक्निकल महोदय हैं, शादी का सीजन है आजकल, शादी अटेंड कर रहे होंगे,
तो बेचारे शादियों के चक्कर में भूल गए होंगे। हाँ, शादियों का सीजन भी तो चल रहा है, क्यों भाई? हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खिंचाई कर दी हमने अपने टेक्निकल की, बट आगे सब वो गलती नहीं करेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उस चैप्टर को पढ़ने में एक अल्टीमेट लेवल का आनंद हमें प्राप्त होगा, एक है ना, एक एक आनंद की अनुभूति हमें मिलेगी, एक परम सुख की प्राप्ति हमें होगी। कब? जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ेंगे। और वो परम सुख क्यों मिलेगा? क्योंकि हम ये चीजें ना ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। किस चैप्टर में? किस चैप्टर में? जिस चैप्टर का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला। अच्छा, हमने कितने टाइप्स की सीरीज पढ़ ली? कितने टाइप्स की सीरीज की प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग विदाउट पेन एंड पेपर? सर, अगर मैं टाइप्स ऑफ सीरीज की बात करूं, अगर मैं टाइप्स ऑफ सीरीज की बात करूं, तो हमने सबसे पहले नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी। कौन सी? नॉर्मल, ए टू जेड। जो हमारी ए टू जेड थी, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज, ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं विदाउट पेन एंड पेपर। फिर हमने रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज की भी प्रैक्टिस कर ली। फिर हमने इवन अल्फाबेटिकल सीरीज की भी प्रैक्टिस कर ली, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। फिर हमने ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज की भी प्रैक्टिस कर ली, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। फिर हमने एक वो सीरीज की प्रैक्टिस करी थी जिसमें फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है और सेकंड हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में है। तो भैया, हमने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये 5 सीरीज हम विदाउट पेन एंड पेपर प्रैक्टिस कर चुके हैं। 5 सीरीज, ठीक है। पर्टिकुलर पहली जो सीरीज है, इसमें कितने टाइप्स की काउंटिंग होती है? इसमें 6 टाइप की काउंटिंग होती है। याद है आप लोगों को 6 टाइप्स काउंटिंग? सर, लेफ्ट से नॉर्मल, राइट से नॉर्मल, लेफ्ट से नेगेटिव, है ना, और लेफ्ट से मोर देन 26, और राइट से नेगेटिव और राइट से मोर देन 26। तो 6 टाइप की काउंटिंग थी पहली सीरीज में। सर, जो दूसरी सीरीज है, इसमें सिर्फ 2 टाइप्स की काउंटिंग है। इसमें सिर्फ 2 टाइप्स की काउंटिंग है ना, लेफ्ट से नॉर्मल, राइट से नॉर्मल। दूसरी में सिर्फ नॉर्मल काउंटिंग है, लेफ्ट से नॉर्मल, राइट से नॉर्मल। हेलो। और जो थर्ड सीरीज है, हाँ जी, इसमें सिर्फ, हाँ बोलो। हाँ, इस आपके पास, हाँ, टेक्निकल टीम के पास वही नहीं पहुंची, हमारी क्लास पीएनजी नहीं पहुंची, जबकि शेयर शेयर हो गई थी। चलो कोई बात नहीं। इसमें 2 टाइप की काउंटिंग होती है, लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से। हालांकि मैंने टेलीग्राम चैनल पे क्लास पीएनजी शेयर कर दी थी, है ना, साथ की साथ ही कल। और इसमें कितने टाइप की काउंटिंग होती? अच्छा, इसमें 2 टाइप की काउंटिंग होती है, लेफ्ट से नॉर्मल, राइट से नॉर्मल। जब यहां पर लेफ्ट से नॉर्मल काउंटिंग होती है तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू जस्ट डबल होगी। जो भी अल्फाबेट पता कर रहे हो उसकी ओरिजिनल वैल्यू जस्ट डबल कर दो। और अगर आप राइट हैंड से कैलकुलेट कर रहे हो, तो पहले डिस्टेंस लेफ्ट हैंड से कन्वर्ट करो 14 में से घटाकर, तब डबल करो। ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में डबल -1 करते हैं। और यहां भी कितने टाइप्स की काउंटिंग होती है? 2 टाइप्स की काउंटिंग होती है, लेफ्ट से नॉर्मल, राइट से नॉर्मल। लेकिन राइट से कोई वैल्यू हो तो पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करो 14 में से घटाकर, तब डबल -1 करो। और यहां पर कितने टाइप्स की काउंटिंग होती है? यहां पर कितने टाइप्स की काउंटिंग होती है? यहां पे सर होती है 4 टाइप्स की काउंटिंग। कितने टाइप्स की? 4 टाइप की।
है ना, दो दो तो लेफ्ट हैंड से, जैसे लेफ्ट हैंड से फिफ्थ लेटर, लेफ्ट हैंड से 19th लेटर, और दो काउंटिंग होती है राइट हैंड से, जैसे राइट हैंड से 9th लेटर, राइट हैंड से 19th लेटर। अब मुझे बताओ, है ना, पिछली जो 4 या 5 क्लासेस आपकी हुई हैं अल्फाबेटिकल सीरीज की, उन सारी क्लासेस में, है ना, उन क्लासेस का रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ? 6 टाइप, 2 टाइप्स, 2 टाइप्स, 2 टाइप्स, 4 टाइप्स, और सारी की सारी जो काउंटिंग है वो हम विदाउट पेन एंड पेपर कर रहे हैं। मेरा आपसे पढ़कर कोर्स पूरा कर लिया है, एसएससी जीडी का रीजनिंग 20 में से 20 सही जाता है विदाउट पेन एंड पेपर। और प्रैक्टिस के लिए आपको बुक लें, प्लीज बता दीजिए। हाँ, प्रैक्टिस के लिए मॉक की प्रैक्टिस कर लो। 100 मॉक टेस्ट आपको मिले हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से प्रैक्टिस कर लो। बुक से प्रैक्टिस कर लो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए 2 किताबें हैं मार्केट में, और अगर आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है मॉक, तो वो 100 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए साहब, आज हम आगे बढ़ते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये पांचों सीरीज हमने कर ली। आज हम आगे बढ़ते हैं और नई सीरीज की तरफ बढ़ेंगे। पहले देखते हैं, है ना, इन पांचों सीरीज को मिलाकर, कुल मिलाकर कितने प्रश्न के उत्तर हम लोग दे चुके हैं। इन पांचों सीरीज को मिलाकर कितने प्रश्नों के उत्तर हम लोग दे चुके हैं। कल 27 तारीख थी, जी हाँ, तो 27 नवंबर की क्लास पीएनजी हम ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर चुके थे। ठीक है जी सर, ये सारे क्वेश्चंस हम पिछले 5 दिनों से सॉल्व करते आ रहे हैं, सब कुछ हमने सॉल्व किया है पिछले 5 दिनों में। ये क्या हुआ भाई? ये तो गड़बड़ हुई है। चलिए साहब, ये टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 48 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 48, है ना, टोटल 48 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अल्फाबेट, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं और नई सीरीज की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 से। और जो भी हम आंसर देंगे बेटा वो विदाउट पेन एंड पेपर देंगे, है ना, जो भी हम आंसर देंगे वो विदाउट पेन एंड पेपर देंगे। ठीक है जी। 48 हम कर चुके हैं पिछली 5 क्लासेस में। अब ये बताओ, क्वेश्चन नंबर जो 49 और 50 है, इसके लिए कौन सी सीरीज हम बनाएं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन? क्या ये पुरानी सीरीज का क्वेश्चन है या फिर एक नई सीरीज बनकर आएगी? यहां पर इफ फर्स्ट हाफ is written in the reverse order, then if the first half is written in the reverse order, then यदि केवल और केवल प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब ओनली फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। तो फर्स्ट हाफ मैंने कल बताया था आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में 2 हाफ होते हैं, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, पहला भाग, दूसरा भाग। A to M होता है फर्स्ट हाफ, पहला भाग, N to Z होता है सेकंड हाफ, दूसरा भाग। तो हमने फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड हाफ में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है ना। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, केवल और केवल प्रथम अर्धांश ही है जो हमने विपरीत क्रम में लिखा है, सेकंड हाफ में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक वही है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक वही है बेटा, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश बच्चा आंसर देगा लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से। दाएं से 12वें के बाएं 7वां, तो बाबू यहां पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। जब पोजीशन डिफरेंट आती है, पोजीशंस डिफरेंट आती है, तो डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 12 और 7 19, 19वां जो अक्षर होगा वो दाईं ओर से होगा, है ना। जब दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 12 + 7 19th, 19th फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड, है ना, दाईं ओर से 19वां अक्षर। अब आप ये देखो, जब मैं दाया, है ना, राइट हैंड, हमें पता है सर ये अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट हैंड है और ये अंग्रेजी वर्णमाला का राइट हैंड है, ये दाया छोर, ये बाया छोर। हमें काउंट करना है 19th फ्रॉम राइट हैंड, दाएं से 19वां। जब मैं यहां से 19वां अक्षर काउंट करूंगा तो आप ये सोचो कि वो जो 19वां अक्षर होगा वो सेकंड हाफ में काउंट होगा या फर्स्ट हाफ में काउंट होगा? सोच कर देखो सर, जब मैं यहां से 19वां अक्षर काउंट कर रहा हूंगा तो डेफिनेटली वो फर्स्ट हाफ में ही पहुंचेगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक तो केवल 13 अक्षर है। Z to N तो केवल और केवल कितने अक्षर है? 13 अक्षर है। तो कहने का मतलब है हमारी जो दूरी निकली वो A से वो कितनी निकली? 19 में से 13 कम कर दो 6। तो बेसिकली अंग्रेजी वर्णमाला का ये छठा अक्षर हो गया, और अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर होता है F। हालांकि ये प्रैक्टिस, इसी टाइप की प्रैक्टिस बेटा कल की सीरीज में भी हुई थी ना, है ना।
हाँ जी, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा अक्षर दाएं से 16वें के बाएं 7 में होगा? यहाँ पे दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहाँ से होगा? दाएं छोर से होगा। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 16 प्लस 7 23, 23 फ्रॉम विच एंड? 23 फ्रॉम राइट हैंड। 23 फ्रॉम राइट हैंड। राइट हैंड ये है, जब मैं यहाँ से 23वां अक्षर काउंट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो जो 23वां अक्षर है वो फर्स्ट हाफ में ही काउंट होगा, तो 13 और 10 23। तो बेसिकली मेरा ए से 10वां अक्षर हो गया, और अंग्रेजी वर्णमाला का जो 10वां अक्षर होता है वो होता है जे। तो एफ एंड जे इज द राइट आंसर। पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है, कोई सीरीज वीरीज लिखने की जरूरत नहीं है। विदाउट पेन एंड पेपर, बिना इस सीरीज को लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कल आप लोगों का बेटा लाइव टेस्ट चलेगा, है ना। कल आप लोगों का लाइव टेस्ट होगा, तो कल की क्लास को अटेंड करने के लिए तैयार होना। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, है ना। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब। तो कहने का मतलब है केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है। केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है। ये सीरीज का हो गया लेफ्ट एंड, और ये हो गया भैया राइट एंड, है ना। हिंदी में इसको कह सकते हैं हम बायां छोर, और ये हो गया दायां छोर, है ना। वर्णमाला के जो लेफ्ट राइट हैंड है वो हमारे अकॉर्डिंग है, जो हमारा राइट वो जो हमारा लेफ्ट, जो हमारा दाया वो हमारा दाया, इसका दाया जो हमारा बाया वो इसका बाया। ठीक है, तब कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा? दोनों पोजीशन सेम, पोजीशन सेम आने पर माइनस। 13 माइनस का 4 9, 13 माइनस का 4 9, बेटा दाएं से 9। पोजीशन सेम आने पर क्या करते हैं? पोजीशन सेम आने पर माइनस, इंग्लिश में माइनस प्लस रिवर्स होता है। 13 माइनस का 4 नाइन्थ, नाइन्थ फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। नाइन्थ फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। अब मैं राइट हैंड से जब नाइन्थ काउंट करूंगा तो बेटा वो 9वां अक्षर सेकंड हाफ में रुक गया। अब वो फर्स्ट हाफ में पहुंचना ही नहीं है, अब वो फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा नहीं, वो यहीं की यहीं रुक गया, है ना। यहीं की यहीं रुक गया। बेटा यहाँ पर दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं। 14 माइनस का 11 30, 3 3 3 3, तीसरा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। पोजीशन सेम आती है तो माइनस कर देते हैं। 13 माइनस का 4, पोजीशन सेम आती है तो माइनस करते हैं। 14 माइनस का 11 3। ये कंसेप्ट में पहली क्लास में ही समझा चुका हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो दाएं से 9 और दाएं से 3, दाया छोर ये है, यहां से तीसरा अक्षर बेटा सेकंड हाफ में ही रहेगा, फर्स्ट हाफ में नहीं पहुंचेगा। सेकंड हाफ में रहा, फर्स्ट हाफ। पिछले क्वेश्चन में तो बेटा हम दाएं से जब 19 काउंट कर रहे थे तो हम इसको पार कर गए थे, है ना। दाएं से जब 23 काउंट कर रहे थे तो हम इसको पार कर गए, तो हमने दूरी ए से पता लगाई 6 और 10। लेकिन यहां पर ए से पता लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर जेड से 9वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से 9वां अक्षर क्या होता है? ऐसा अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर आई होता है, लेकिन हम आई आंसर नहीं देंगे, आई का अपोजिट आंसर देंगे, क्योंकि ये जेड से है तो इंडियन रेलवे, तो आर इज द राइट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर सी होता है, लेकिन हम सी आंसर नहीं देंगे, सी का अपोजिट आंसर देंगे, क्योंकि ये जेड से तीसरा है। अगर ए से तीसरा होता तो डेफिनेटली सी होता। जेड से तीसरा, सी का अपोजिट C6, C6, तो एक्स इज द राइट आंसर, है ना। इंडियन रेलवे, आर इज द राइट आंसर। तो आर एंड एक्स, आर एंड एक्स। चलिए साहब, तो बेटा मुझे लगता है कि आपने दोनों काउंटिंग सॉल्व कर ली। आपने राइट हैंड से 23rd ले लिया, राइट हैंड से 23rd, राइट हैंड से 19th भी ले लिया, और राइट हैंड से 9th और राइट हैंड से 3rd भी ले लिया। राइट हैंड से दो टाइप की काउंटिंग है, या तो आप इस सीरीज में रुक जाओ या आप इसको पार कर जाओ, तो दोनों टाइप की काउंटिंग कंफर्म हो गई। यहां पर आप पार कर गए थे, यहां पर आप यहीं रुक गए थे। अब जब अगले क्वेश्चन आएंगे तो सोच कर बताओ वो क्वेश्चन कहां से होंगे, कहां से काउंटिंग हो रही होगी? सर वो क्वेश्चन में काउंटिंग हो रही होगी फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड से दो टाइप की काउंटिंग होगी, या तो आप यहीं रुक जाओगे या फिर आप इस सीरीज को पार कर जाओगे। दो टाइप की काउंटिंग होगी ना। चलिए साहब, हाँ जी,
तो अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना तो हमें ये भी पता चलता जाता है कि अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। अगर आप तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो हमें ये भी समझ आने लगता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन, यानी कि फिर से केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही उल्टा लिखना है, सेकंड हाफ में कोई छेड़छाड़ नहीं है। फिर से केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही उल्टा लिखना है, सेकंड हाफ में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यूपीपी में सिलेक्शन हो गया, गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ जी, फिर से हमें सेकंड हाफ में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है बेटा। बाएं से 10वें के दाएं 7वां, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, और जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती है तो डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 10 और 7 17, 17वां अक्षर कहां से होगा? 17वां अक्षर बाएं से होगा। देखो बाएं से 12वें के दाएं 7वां, जब यहाँ पे दोनों पोजीशन डिफरेंट होते हैं तो डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से होगा। समझ रहे हो? बाएं से 17 और बाएं से 19, तो जब बाएं से काउंटिंग हो रही है तो आप ये सोचो 17 और 19 हो रही है बाएं से, बेटा ये है लेफ्ट हैंड, ये है हमारा बायां छोर। यहां से काउंट करना है हमें, कौन सा अक्षर काउंट करना है? इसमें 17, इसमें 19। तो जब मैं 17 और 19 काउंट करूंगा तो वो फर्स्ट हाफ में काउंटिंग होगी या सेकंड हाफ में? सर ऑब्वियस सी बात है, जब आप लेफ्ट हैंड से 17th काउंट करोगे तो वो सेकंड हाफ में काउंटिंग होगी। लेफ्ट हैंड से 19th काउंट करोगे तो वो सेकंड हाफ में काउंट होगी। कहने का मतलब है अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं तो मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ना है? सर कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज लिख दूं, तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी कि ये जो क्वेश्चन है नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 17वां क्वेश्चन है, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 19वां क्वेश्चन है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है 17 और 19, है ना? हाँ जी, नॉर्मल क्वेश्चन है। ये 17वां हो गया, ये 19वां हो गया, Q&S। ठीक है, हाँ जी, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, Q&S इज द राइट आंसर। फर्स्ट हाफ को सीधा कर दो, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बताओ ये जो दोनों क्वेश्चन होंगे बेटा, ये काउंटिंग कहां से हो रही होगी? अब आप अनुमान लगाओ, ये दोनों क्वेश्चन में काउंटिंग किस हैंड से हो रही होगी? लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से? सर डेफिनेटली काउंटिंग लेफ्ट हैंड से हो रही होगी। अच्छा, किस सीरीज में होगी लेफ्ट हैंड से, फर्स्ट में या सेकंड में? सर इन दोनों क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड से काउंटिंग होगी, वो भी फर्स्ट सीरीज में, मतलब फर्स्ट हाफ में। राइट हैंड से तो दोनों कर ही ली ना अपने काउंटिंग, अब लेफ्ट हैंड की काउंटिंग की तो बची थी। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है। केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड, ये हो गया हमारा राइट हैंड, ये हो गया हमारा बायां छोर, और ये हो गया हमारा जी दायां छोर। ठीक है, तो बाएं से 22वें के बाएं 13वां। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? बायां दायां डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 10 और 7 17। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? बायां बायां यानी कि सेम, सेम आने पर माइनस, 22 माइनस का 13, 22 माइनस का 13 होगा 9, और 9वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। ठीक है, बाएं से 14वें के बाएं 8वां, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 14 माइनस का 8 6, छठा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। तो बाएं से 9वां और बाएं से छठा, भैया 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 6th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। इसका मतलब ये है 9th और 6 बेटा कहां होगा? फर्स्ट हाफ में रह जाएगा। 9th भी यहां रह गया और 6 भी यहां रह गया। याद करो बेटा कल के क्वेश्चंस, कल के क्वेश्चंस याद करो। ये वाला क्वेश्चन कैसे डील करोगे? सर इसकी डिस्टेंस हम ए से पता लगा लेंगे, इसकी डिस्टेंस हम ए से पता लगा लेंगे। कैसे पता लगाओगे? सर टोटल यहां से यहां तक 13 लेटर है, तो 14 में से घटाकर 14 माइनस का 9 5, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर है, डेट इज ई। 14 माइनस का 6 8, अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर है, डेट इज एच। तो ई एंड एच इज द राइट आंसर, ई एंड एच इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज की चारों टाइप की काउंटिंग कंफर्म कर दी आपने। ये जो सीरीज है जिसमें, है ना, कल हमने क्वेश्चन किया था बेटा, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में था, सेकंड हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में था, है ना। तो इसमें 4 टाइप की काउंटिंग थी, लेफ्ट हैंड से 3rd,
लेफ्ट हैंड से 23rd, और राइट हैंड से 3rd, और राइट हैंड से 23rd। यही चार टाइप की काउंटिंग बेटा इस वाली सीरीज में भी है। ये तो पहली सीरीज में है। दूसरी सीरीज में जिसमें फर्स्ट हाफ नॉर्मल है, सॉरी फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में, सेकेंड हाफ नॉर्मल है। यही सेम चार टाइप की काउंटिंग इसमें भी बनती है, यही सेम चार टाइप की काउंटिंग यहां भी बनती है। ठीक है जी हाँ। और अब बताओ क्वेश्चन बेटा कौन सी सीरीज का आएगा? ये वाली सीरीज हो गई, ये वाली सीरीज हो गई। अब जो क्वेश्चन आएगा वो किस सीरीज से रिलेटेड होगा? लगाओ अनुमान। सर अब क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ तो होगी नॉर्मल, अब हम उल्टा करेंगे केवल और केवल सेकेंड हाफ को। अब जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो जिसमें फर्स्ट हाफ नॉर्मल होगी, केवल और केवल उल्टा करेंगे सेकेंड हाफ को। और इसमें भी कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? चार टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। इसमें भी दो काउंटिंग होंगी लेफ्ट हैंड से और दो काउंटिंग होंगी हमारी राइट हैंड से। इसमें भी चार टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए साहब, तो प्रश्न आपके सामने है, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, है ना। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, केवल और केवल सेकेंड हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखना। केवल और केवल सेकेंड हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखना, है ना। केवल और केवल सेकेंड हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। हाँ जी, कंप्लीट। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, केवल और केवल सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, फर्स्ट हाफ में कोई छेड़छाड़ नहीं है। बाएं से 14वें के बाएं 10वां, है ना। 10 टू द लेफ्ट ऑफ 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस 14 माइनस का 4, 14 माइनस का 10th 4, फोर्थ फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड। बेटा दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस 14 माइनस का 10 4, चौथा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। बाएं से 15वें के बाएं छठा, दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 6 9, नवा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। तो बाएं से 4 और बाएं से 9, बेटा बाएं से 4 और बाएं से 9, ये फर्स्ट हाफ में रह गया, ये फर्स्ट हाफ में ही रह गया। और ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है यार, ये तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चौथा अक्षर डी होता है और नवा अक्षर आई होता है, चौथा अक्षर डी होता है, नवा अक्षर आई होता है। अब बताओ अगले जो दो क्वेश्चन आएंगे, उसमें हम लेफ्ट हैंड से काउंटिंग कर रहे होंगे, लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करेंगे नेक्स्ट टू क्वेश्चंस में, तो क्या वो फर्स्ट हाफ में ही काउंट होंगे? नहीं सर। अब जो अगले दो क्वेश्चन आएंगे उसमें लेफ्ट हैंड से काउंटिंग होगी, लेकिन वो फर्स्ट हाफ में नहीं, वो पहुंचेंगे तुम्हारे सेकंड हाफ में। चलिए देखते हैं क्या हमारा अनुमान सही लग रहा है। If the second half is written in the reverse order, केवल और केवल सेकंड हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट हाफ हमारा नॉर्मल है, सेकंड हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। केवल और केवल सेकंड हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट हाफ हमारा नॉर्मल है ना। फर्स्ट हाफ हमारा फर्स्ट हाफ हमारा नॉर्मल है, केवल और केवल सेकंड हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। बाएं से 10वें के दाएं 5वां, दोनों पोजीशन क्या है? डिफरेंट। जब दोनों पोजीशन एक जैसी होती हैं तो हम माइनस कर देते हैं, 14 माइनस का 10 4। लेकिन जब दोनों पोजीशन एक दूसरे से अलग होती हैं तो हम प्लस कर देते हैं, 10 और 5 15, 15वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। बाएं से 13वें के दाएं 7वां, दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 13 और 7 20, 20वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से।
तो बाएं से 15 और बाएं से 20 आप लोग समझ ही गए होंगे ना, बाएं से 15 और बाएं से 20 क्या होगा, है ना। तो भैया बायां छोर ये है, लेफ्ट हैंड ये है, यहां से 15वां अक्षर जब हम काउंट करेंगे तो वो फर्स्ट हाफ में काउंट हो गया, सेकंड हाफ। सर 15 का मतलब ये तो 13 ही अक्षर है, तो यहां से 2 अक्षर और काउंट करने हैं। सर 20 का मतलब ये तो 13 ही अक्षर है, तो यहां से 7 अक्षर और काउंट करने हैं, तभी तो 13 और 7 20 बनेगा। तो बेसिकली Z से दूसरा अक्षर, Z से 7वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में Z से दूसरा तो Y होता है भैया, Z पहला हो गया, दूसरा Y हो गया। लेकिन Z से 7वां कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर होता है G7। लेकिन हम आंसर देंगे G का उल्टा, क्यों, क्योंकि ये Z से 7th है। अगर ये A से 7वां होता तो डेफिनेटली G होता, लेकिन अब होगा G का उल्टा GT रोड। G का उल्टा GT रोड, यानी कि पीछे से जो 7वां अक्षर होता है, Z से जो 7वां अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, वो क्या होता है, T। तो YT इज द राइट आंसर, YT इज द राइट आंसर। तो मेरे दोस्तों इस सीरीज में दोनों टाइप की काउंटिंग हो गई, मतलब लेफ्ट हैंड से दोनों टाइप की काउंटिंग हो गई, लेफ्ट हैंड से 4th भी हो गई और लेफ्ट हैंड से 15th भी हो गई, लेफ्ट हैंड से 9th हो गई, लेफ्ट हैंड से 20th हो गई। तो दो ही टाइप की काउंटिंग बनती है। अब जो अगले 2 क्वेश्चन होंगे उसमें काउंटिंग बेटा कहां से हो रही होगी, अगले 2 प्रश्न में काउंटिंग हो रही होगी राइट हैंड से बापू, है ना। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, केवल और केवल फर्स्ट हाफ हमारा नॉर्मल है, सेकेंड हाफ को ही उल्टा लिख दो, है ना। फर्स्ट हाफ हमारा नॉर्मल है, सेकेंड हाफ को ही उल्टा लिख दो। ये हमारा क्या हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट हैंड, ये हो गया राइट हैंड, ये हो गया बाबू बायां छोर और ये हो गया बाबू दायां छोर। ठीक है जी, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। भाटी जी समझ कैसे आएगा, आपने कल का लेक्चर देखा था, परसों का देखा था, उससे पहले का लेक्चर देखा था, है। कमेंट करना बड़ा आसान है, लेकिन तुम बेटा बीच में टपक पड़े हो, प्रीवियस लेक्चर तुमने देखे नहीं है। तुम्हें तो यही नहीं समझ आ रहा होगा कि सर कब प्लस कर दे रहे हो, कब माइनस कर दे रहे हो, हैं। लेकिन जो बच्चे इस टॉपिक को पहले दिन से पढ़ रहे हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा होगा कि कब प्लस और कब माइनस होना और काउंटिंग कैसे करनी है। हाँ, तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, कहीं कमी तुम्हारे अंदर तो नहीं है, हाँ। हाँ जी, चलिए साहब। हाँ जी, तो काउंटिंग कहां से होगी, काउंटिंग हो रही होगी राइट हैंड से। काउंटिंग कहां से करनी है, काउंटिंग करनी है सर राइट हैंड से, राइट हैंड से काउंटिंग करनी है। लेफ्ट हैंड से तो दोनों काउंटिंग हो गई, चलो हम तो ये अनुमान लगा रहे थे वाकई में राइट हैंड से काउंटिंग करनी है कि नहीं करनी है, तो हमारा अनुमान है, लेकिन हम चेक करते हैं। दाएं से 10वें के दाएं 5वां, सर ये दोनों पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम आने पर क्या करेंगे, माइनस 10 माइनस का 5 5 हो गया, 5वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। सर ये दोनों पोजीशन हमारी सेम है, पोजीशन एक जैसी है, दाया दाया, तो माइनस, तो 15 माइनस का 5 10 और 10वां अक्षर कहां से हो गया, दाएं से। तो भैया दाएं से 5 और दाएं से 10, मैंने कहा था ना अब काउंटिंग राइट हैंड से होने वाली है। तो दाएं से 5 तो बेटा वो सेकंड हाफ में रुक गया, और दाएं से 10 वो भी सेकंड हाफ में रुक गया, फर्स्ट हाफ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। याद करो कल का लेक्चर, याद करो कल का लेक्चर भैया, कल का लेक्चर याद करो, ये क्वेश्चन कैसे डील होगा। एन से 5वां और एन से 10वां, कल क्या समझाया था मैंने, एन से 5वां कैसे डील होता है, ए से दूरी कैलकुलेट करो, ए से कितना दूर है, सर ए से एम 13, 13 और 5 18, एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर हो गया। सर ये ए से कितना दूर है, ए से एम 13, 13 और 10 23, एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर हो गया। तो आर डब्ल्यू इज द राइट आंसर, है ना, आर डब्ल्यू इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन जॉब। अब तुम बताओ कि इस सीरीज में हमने लेफ्ट हैंड से दोनों टाइप की काउंटिंग कर ली और राइट हैंड से हमने ये वाली काउंटिंग कर ली, तो अगले जो 2 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, अगले जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो होंगे उसमें काउंटिंग बेटा किस हैंड से हो रही होगी, सर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में काउंटिंग राइट हैंड से हो रही होगी। लेकिन वो जो राइट हैंड से काउंटिंग होगी बेटा वो किस सीरीज में होगी, फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में, सर फर्स्ट हाफ में पहुंचेंगे। अब हम पहुंचेंगे फर्स्ट हाफ में, क्योंकि सेकेंड हाफ की तो कर चुके हैं काउंटिंग, अब राइट हैंड से हम फर्स्ट हाफ में पहुंचेंगे पक्का। चलो चेक कर लेते हैं। तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर सेट होती जा रही है कि नहीं होती जा रही, तो बस किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए ना वो पिक्चर सेट होना बहुत जरूरी है।
वो पिक्चर सेट होना हमारे माइंड में बहुत जरूरी है ना। अगर वो पिक्चर सेट नहीं होगी तो कहानी नहीं बनेगी। तो वो पिक्चर सेट होना माइंड में बहुत जरूरी है। चलिए साहब, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल और केवल सेकेंड हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, फर्स्ट हाफ को नहीं। केवल और केवल सेकेंड हाफ को ही उल्टा लिखना है। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल और केवल। अब काउंटिंग हम राइट हैंड से कर रहे होंगे, राइट हैंड से काउंटिंग कहां पहुंचेगी? फर्स्ट हाफ में पहुंचेगी डेफिनेटली। भैया दाएं से 11वें के बाएं 5वां, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, अलग अलग। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये दोनों पोजीशन एक जैसी थी तो -10 माइनस का 5, और अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस 11 और 5 16। 16वां अक्षर कहां से होगा? दाएं छोर से। दाएं से 15वें के बाएं 8वां, तो बाबू दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर 15 और 8 23, प्लस 15 और 8 23। 23वां अक्षर कहां से? दाएं से। हमने कहा था ना कि दाएं छोर से काउंट करेंगे और हम फर्स्ट हाफ में पहुंचेंगे, दाएं से 16 और दाएं से 23। अच्छा, जब मैं दाईं ओर से 16 काउंट करूंगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड है। ये क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व हो सकता है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आंसर देने के कई मेथड है। पहला मेथड क्या है? देखो पहला मेथड है ये कि आप इसकी दूरी ए से पता लगा लो। हम जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक टोटल 26 लेटर है, और जब रैंकिंग में पोजीशन इंटरचेंज होती है तो हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो 27 में से हम 16 घटाएंगे, 27 माइनस का 16, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर हो गया किंग्स 11 पंजाब। तो आंसर आ गया के। ये तो देखो पहला मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मैं आपको सेकंड मेथड पे ले चलता हूं। जैसे हम काउंट कर रहे हैं, दूसरा जो मेथड है इसका वो क्या है? सेकंड मेथड हम काउंट कर रहे हैं राइट हैंड से 16, है ना, राइट हैंड से 16। बाबू अगर मैं सेकंड हाफ को सीधा कर दूं, अगर मैं सेकंड हाफ को सीधा कर दूं तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ना है? अगर मैं सेकंड हाफ को सीधा कर दूं तो क्या मेरे आंसर पर कोई फर्क पड़ना? कोई फर्क नहीं पड़ना। तो एक्चुअल में ये अंग्रेजी वर्णमाला का Z से 16वां अक्षर, 16वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में P होता है, O 15 P 16। लेकिन ये 16वां अक्षर P तब होता है जब मैं A से 16 काउंट करता। लेकिन अगर मैं Z से 16 काउंट कर रहा हूं तो P का उल्टा आंसर दूंगा, और P का उल्टा कानपुर, P का उल्टा कानपुर, यानी कि K इज द राइट आंसर, है ना। अब मैं थर्ड मेथड पे ले चलता हूं। तीसरा मेथड क्या है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का? A to M और Z to N। हम काउंट कर रहे हैं दाईं ओर से 16। अगर मैं दाईं ओर से 16 काउंट कर रहा हूं तो बेटा इसकी दूरी M से कितनी है? सर N से Z हो गए 13 अक्षर, 13 के बाद कितने अक्षर और बचे? 3 और बचे। तो बेटा ये M से तीसरा अक्षर है, और जो M से तीसरा अक्षर है वो A से कितना दूर होगा? बेटा 13 अक्षर है तो एक ज्यादा में से घटाओ, 14 माइनस का 3, 14 माइनस का 3, 14 माइनस का 3 11, और A से 11वां अक्षर क्या होता है? के इज द राइट आंसर। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, पहला, दूसरा या तीसरा, है ना। ये सारे एक ही कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना तो इस तरीके से आंसर देने में, ना इस तरीके से आंसर देने में, और ना ही इस मेथड से आंसर देने में, है ना। चलिए, तो बेटा दाएं से 23, तो अंग्रेजी वर्णमाला का Z से 23वां अक्षर हो गया, 23वां अक्षर होता है W, लेकिन ये W का उल्टा आंसर होगा क्योंकि Z से 23 है, W का उल्टा होता है ड्यू, यानी कि D इज द राइट आंसर। W का उल्टा होता है ड्यू, यानी कि D इज द राइट आंसर, D इज द राइट आंसर। 16वां अक्षर होता है P, लेकिन हम P का उल्टा आंसर देंगे क्योंकि ये Z से है, Z से 16 कानपुर, तो K इज द राइट आंसर, K इज द राइट आंसर। हाँ जी, तो भैया नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई, ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई, है ना। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ रिवर्स हो गया, ओनली फर्स्ट हाफ रिवर्स हो गया, ओनली सेकंड हाफ रिवर्स हो गया। तो हमने 7 टाइप्स की सीरीज की प्रैक्टिस कर ली विदाउट पेन एंड पेपर। अब जो अगली सीरीज आएगी वो 8th सीरीज है, 8वीं सीरीज है, और जो 8वीं सीरीज है उसको क्या बोलते हैं हम? ये बैंकिंग और क्या कहते हैं, रेलवे के एग्जाम में बहुत आती है, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये जो सीरीज है ना, ये रेलवे के एग्जाम में बहुत आती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज।
ये रेलवे के एग्जाम्स में काफी पूछी जाती है अल्फान्यूमेरिक सीरीज। अल्फान्यूमेरिक सीरीज को हिंदी में बेटा यही बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक की हिंदी यही बनती है, क्या करें। अल्फा न्यूमेरिक को अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला ही कहते हैं। ठीक है, ये कोई नया चैप्टर नहीं है, ये इसी अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर का पार्ट है। ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, है ना, जो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये इसी चैप्टर का पार्ट है। अल्फा न्यूमेरिक वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे हमने अभी तक जो पढ़ी वो अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी, हमने अभी तक पढ़ी अल्फाबेटिकल सीरीज, लेकिन ये है अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला। बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? देखो, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग मैं आपको बताता हूं। अल्फाबेटिकल सीरीज में केवल और केवल किस चीज का यूज होता है? अल्फाबेटिकल सीरीज में केवल और केवल अल्फाबेट का यूज होता है। एक ऐसी सीरीज जो A to Z से मिलकर बनती है उसको बोलते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला। लेकिन अल्फा न्यूमेरिक वर्ड कहां से आया? अल्फा न्यूमेरिक वर्ड आया एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर अल्फाबेट का तो यूज हो ही, जिसके अंदर अल्फाबेट का यूज हो, मींस अल्फाबेट बोले तो A to Z, है ना, जिसको हम लेटर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं? लेटर्स, हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला या अक्षर का यूज हो जिसके अंदर, है ना। और अल्फाबेट के साथ साथ यहाँ पे नंबर्स या डिजिट्स का यूज होता है ना, नंबर्स या डिजिट्स का यूज होता है। नंबर्स या डिजिट जैसे कि 0 to 9, जिसको हम बोलते हैं संख्या या फिर अंक, इसको हम बोलते हैं संख्या या फिर अंक। प्लस यहां पे सिंबल्स का भी यूज होता है, सिंबल्स जिसको बोलते हैं हम सिंबल्स लाइक $, @ हैज, परसेंटेज, कॉपीराइट, एक्सेट्रा, दीज ऑल आर सिंबल्स। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतीक या फिर संकेताक्षर, प्रतीक या फिर संकेताक्षर। तो एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर अल्फाबेट भी हो, नंबर भी हो, सिंबल भी हो, उसको मिलाकर जो बनेगी उसको कभी भी अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, है ना। उसको क्या बोलेंगे हम? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। उसको हम हमेशा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ जी। जो तूने झूठ बोल दिया, मैंने आईडी, अरे क्या लग रहा है ये यूट्यूब पे तुम पढ़ रहे हो भाई? क्या कर रहे हो आपस में, है? ओए वो दीदी है, जीजाजी है, क्या लगा रखा है तुमने? दीदी जीजा है? अल्फाबेट, नंबर, सिंबल। ठीक है, अल्फाबेट एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर इन तीनों का यूज होता है, उसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। सर अल्फाबेटिकल सीरीज तो हमें पहले से याद थी और आपने याद करा दी थी हमने पहली क्लास में, A to Z, है ना, A to Z। अल्फाबेटिकल सीरीज तो सर हमें पहले से याद है। क्या सर हमें एग्जाम में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज याद करके जानी पड़ेगी? नहीं सर, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एग्जाम में गिवन होती है, ये सीरीज हमें याद नहीं करनी है, ये सीरीज हमें एग्जाम में गिवन होती है। इस सीरीज को हम घर से याद करके नहीं जा सकते क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में टोटल एलिमेंट्स फिक्स नहीं होते। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में 26 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 10 भी होते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज में तो फिक्स है A to Z 26, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में फिक्स नहीं होते। जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एग्जाम में इस तरीके से बन सकती है, P इंडियन रुपी, U $, 3 E 5 G 9 कॉपीराइट, परसेंटेज, डॉट, ये काइंड ऑफ ये होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। जैसे R4, है ना, कॉपीराइट 6 इंडियन रुपी, $, 8 U
बी जी, है ना, डॉट, है ना, 7 डॉट डॉट डॉट, दीज आर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अच्छा, जब हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में विच लेटर, जब हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में बोलेंगे ना विच लेटर, तो हम पूछेंगे किसी एक अक्षर के बारे में, तो जो आपका आंसर होगा वो A to Z में होगा। जब हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में पूछेंगे आपसे विच नंबर, कौन सी संख्या या कौन सा अंक, विच डिजिट, तो आपका जो आंसर होगा वो 0 to 9 में होगा। जब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में पूछा जाएगा ना विच सिंबल, कौन सा प्रतीक, कौन सा संकेताक्षर, तो जो आपका आंसर होगा वो सिंबल्स की फॉर्म में होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में विच एलिमेंट, विच एलिमेंट, अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कौन सा तत्व, तब जो आपका आंसर होगा वो ईदर अल्फाबेट और नंबर और सिंबल, कुछ भी हो सकता है। जब हम बोलते हैं ना तत्व, तो तत्व के अंदर बेटा अक्षर भी आता है, तत्व के अंदर संख्या भी आती है, और तत्व के अंदर हमारा प्रतीक भी आता है, यानी कि संकेताक्षर भी आता है। तो एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, इस पे विशेष ध्यान देना। विच एलिमेंट, तो विच एलिमेंट का मतलब ये सब होता है। विच एलिमेंट का मतलब अल्फाबेट, नंबर, सिंबल में से कुछ भी हो सकता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए विच लेटर, तो सिर्फ हम लेटर का जिक्र करते हैं। विच नंबर, तो सिर्फ नंबर पे फोकस होगा। विच सिंबल, तो सिर्फ सिंबल पे फोकस होगा। लेकिन अगर एग्जाम में वर्ड यूज हो गया विच एलिमेंट, तो हमें सिर्फ एलिमेंट का मतलब फिर किसी का भी जिक्र हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, राधिका जी आपने सही किया। अबे तुम तो राधे राधे करने लग रहे हो, है बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना। कुछ इस तरीके से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं रिलेटेड टू अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रिलेटेड टू अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। कम ऑन, यूट्यूब पे बंद हो जाएगी क्लास बेटा, यूट्यूब पे कल लास्ट डे है इस टॉपिक का। कल मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा रिगार्डिंग दिस चैप्टर, है ना, कल आप लोगों का टेस्ट होगा, और फिर टेस्ट होने के बाद आपकी जो क्लास है वो यूट्यूब पे बंद हो जाएगी। फिर परसों से सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी, है ना जी। जिनको कमेंट से डिस्टरबेंस हो रही है वो एप्लीकेशन पर क्लास खोल लें, जिनको कमेंट से कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही वो यहीं लगे रहे। हाँ जी, एप्लीकेशन पर चैटिंग क्यों नहीं होती, अब आप समझ गए ना कि हम अपने करियर विल एप्लीकेशन पर कमेंट सेक्शन ओपन क्यों नहीं रखते हैं लाइव क्लास में। उसका रीजन आपको समझ आ गया ना, इसलिए नहीं रखते क्योंकि जो फाउंडेशन क्लासेस होती हैं, जो मतलब मेन बैच की हमारी क्लासेस होती हैं, जब हम चीजों को समझा रहे होते हैं तो कमेंट्स हमें बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, हम चीजों को समझ नहीं पाते। इसलिए यूट्यूब चैनल पर आप मतलब एप्लीकेशन पर आप सिर्फ अपना ही कमेंट देख पाते हो, है ना। हाँ जी, चलिए चलिए चलिए, इस श्रेणी से संबंधित निम्न 6 प्रश्नों को हल कीजिए। ये एक श्रेणी दी गई है, जैसे कि मैंने आपसे कहा हमारे एग्जाम में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी जाएगी, पहले से घर से याद करके नहीं जानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 एलिमेंट दिए हुए हैं। टोटल 24 एलिमेंट्स हैं इन द गिवन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमारे एग्जाम में दी गई उसमें 24 एलिमेंट है। पहला क्वेश्चन है कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा। ट्रिक वही पुरानी है जो तुमने सीखी है।
बाएं से चौथे के दाएं पांचवा। बाबू जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तो डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, 4 और 5 9, और नवा तत्व कहां से होगा, बाएं से होगा। तो बाबू बाएं से नवा तत्व क्या होगा, 5 और 5 10, 10 से पहले 9, 10 से पहले 9, एट द रेट से पहले क्या आ गया, एट द रेट से पहले 5 आ गया। ट्रिक वही है जो हमने पहले से सीखी थी। कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं छठा होगा, बाबू यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम। जब दोनों पोजीशन डिफरेंट हो तो नंबर्स को जोड़ दो, लेकिन जब दोनों पोजीशन सेम हो तो घटा दो। 17 माइनस का 6 11, 11वां तत्व कहां से होगा, बाएं छोर से होगा। तो बेटा 5 और 5 10, 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। एट द रेट के बाद में क्या है, कॉपीराइट, तो कॉपीराइट हो गया। अच्छा, विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे तत्व के ठीक बीच का तत्व निकालो। अच्छा, अब इनके बीच का तत्व निकालना है। आपको याद होगा मिडवे का कंसेप्ट कैसे निकलता है, एवरेज से। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज। लेकिन एवरेज तब निकलेगा जब दोनों पोजीशन सेम एंड से हो। तो दोनों पोजीशंस को बेटा किस एंड में कन्वर्ट कर लो, लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। तो जो पीछे से चौथा तत्व है वो आगे से कितना दूर होगा, जो पीछे से चौथा है वो आगे से कितना दूर होगा। भैया टोटल कितने एलिमेंट है, 5 10 15 20 और 4 24, टोटल 24 एलिमेंट है। तो 24 एलिमेंट में जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा एक ज्यादा में से घटाएंगे। तो 25 में से घटाएंगे ना, 24 तो टोटल है, 25 माइनस का 4 21। तो जो पीछे से चौथा है वो 100% आगे से 21वां तत्व है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो बेटा बेसिक मेथड से काउंटिंग करो, बेसिक मेथड यूज करो। पहले पीछे से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये है पीछे से चौथा तत्व। जरा देखना ये आगे से कितना है, 5 10 15 20 और 1 21। जी हाँ भाई और बहनों, जो पीछे से चौथा तत्व है वही तत्व बेटा आगे से 5 10 15 20 और 1 21वां बना है। क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट है कि हमेशा एक ज्यादा में से घटेगा। 24 एलिमेंट है तो 25 में से घटा दिया। अब जब दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड से हो गई तो बीच का अक्षर निकालने के लिए एवरेज निकाल दो। 5 और 21 26, 26 बटा दो 13। तो बेटा बाएं से 13वां तत्व आ गया। 5 और 5 10, 11 12 13, और 13वां तत्व क्या है, 13वां तत्व है H। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से ये जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तीनों के तीनों वो क्वेश्चन थे जिसकी प्रैक्टिस हमने अभी तक 64 क्वेश्चन में करी थी। पिछले 64 क्वेश्चन में हमने यही तो प्रैक्टिस करी और किया है। लेकिन रेलवे के एग्जाम्स में इसी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और वो कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए उन पर डिस्कस करते हैं। ये 3 क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं रिगार्डिंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये 3 थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। चलिए आपको मैं एक मौका देता हूं इन तीनों क्वेश्चन को पढ़ने का, है ना। कम ऑन, जल्दी से। ये पेपर में सीरीज बेटा लिख कर आएगी, घर से याद करके नहीं आना। चिंता मत करो बेटा, तुम्हें घर से याद करने की जरूरत नहीं है सीरीज को। अल्फाबेटिकल सीरीज एग्जाम में नहीं दी जाती है, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमारे एग्जाम में गिवन होती है। अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं होती, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एग्जाम में गिवन होती है। कम ऑन, मिडवे वाला नहीं हो रहा। मिडवे वाले में क्या दिक्कत है बेटा, जब बीच का तत्व निकालना होता है ना तो दोनों पोजीशन को सेम एंड में कन्वर्ट करो। आगे से 5वां तो आगे से 5वां है, जो पीछे से चौथा तत्व है वो आगे से कितना है, 21। जो पीछे से चौथा है यही तत्व आगे से कितनी दूरी पर है, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 1 21वीं दूरी पर है। तो आगे से 5वां और आगे से 21वें तत्व के बीच का तत्व क्या होगा, बीच का निकालने के लिए एवरेज निकालते हैं। 5 और 21 26, 26 बटा दो 13। तो बेटा 13वां तत्व आ गया आगे से, यानी कि लेफ्ट हैंड से। 5 और 5 10, 11 12 13 H। तो बीच के अक्षर के लिए क्या करना, कुछ नहीं करना, एवरेज निकाल दो बस। फाइंड द ऑड वन आउट। बेटा इनमें से एक ऐसा ग्रुप है जो बाकी चारों ग्रुप से डिफरेंट है। यहाँ पे 5 ग्रुप दिए हुए हैं, इन 5 ग्रुप में से 4 ग्रुप एक जैसे हैं, एक ग्रुप डिफरेंट है। 4 ग्रुप एक जैसे हैं, 4 ग्रुप एक जैसे हैं, एक ऐसा ग्रुप है जो बिल्कुल अलग है। अब हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप सबसे अलग है। ये मत चेक करना कि यहाँ पे लेटर है, यहाँ पे सिंबल नहीं है, या यहाँ पे लेटर नहीं है, यहाँ पे तीनों चीजें हैं, यहाँ पे तीनों नहीं है। ये वाला मेथड यूज मत करना।
कि सर ये सबसे अलग है क्योंकि इसमें ना तीनों चीजें हैं, नंबर भी है, अल्फाबेट भी है, सिंबल भी है। सर बाकी किसी भी ऑप्शन में तीनों चीज हमें मिल नहीं पा रही है, तो इस मेथड को अप्लाई मत करना, क्योंकि जो ऑड वन आउट होगा ना वो ऊपर दी गई सीरीज के आधार पे होगा। जो सीरीज दी गई है ना उसके आधार पे ऑड वन आउट करना है। हमें सीरीज में इनकी पोजीशन चेक करनी है, उसके आधार पर उसके आधार पर हम ऑड वन आउट करेंगे। 2B3, सर 2B3 हमने देखा ये तीनों एक साथ है। $4 है सर, $4 हैज भी एक साथ है। 6 कॉपीराइट एच, 6 कॉपीराइट एच भी एक साथ है। J%Q भी एक साथ है। U9Z भी एक साथ है। सर ये तो दी गई अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में सारे के सारे एक साथ हैं, अब कैसे अलग छांटे? लेकिन सर एक चीज है, पता है क्या? 2 के बाद में पहले लेफ्ट वाला लिखा है फिर राइट वाला। देखो 2 के बाद में पहले लेफ्ट फिर राइट। सर 4 के बाद में पहले लेफ्ट वाला लिखा है फिर राइट वाला। सर 6 के बाद में पहले लेफ्ट फिर राइट। लेकिन बाबू ये जो J है, J के बाद में पहले लेफ्ट नहीं लिखा, पहले राइट लिखा है फिर लेफ्ट लिखा है। ये गड़बड़ हो गई। देखो U के बाद में पहले लेफ्ट फिर राइट, U से पहले लेफ्ट फिर U का राइट वाला। तो ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सारे ग्रुप एक जैसे हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। लेकिन ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है, पहले जे के राइट वाला एलिमेंट लिख दिया फिर लेफ्ट वाला, जबकि हर बार पहले लेफ्ट वाला एलिमेंट है, 2 के फिर राइट वाला एलिमेंट, फिर लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो ऊपर दी गई सीरीज के हिसाब से लॉजिक लगाना है, इंडिविजुअल कोई लॉजिक नहीं लगाना, इंडिविजुअल कोई लॉजिक नहीं लगाना अपने मन से, है ना। चलिए ऐसे हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, है ना, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं। तो बेटा हमें खुद सिंबल्स काउंटिंग करनी पड़ेगी। बताओ, टोटल सिंबल्स काउंट करने पड़ेंगे, लेकिन दी गई कंडीशन के हिसाब से, विच आर फॉलोड बाय अ डिजिट एंड प्रिसीडेड बाय अ लेटर। मैं फॉलोड और प्रिसीडेड का कंसेप्ट समझा दूं कि हमारी जो नॉर्मल सीरीज होती है ABCDEFG, यानी कि कोई भी अगर हम पंक्ति की बात करते हैं, रो की हम बात करिए, हमारी पंक्ति है, पंक्ति, ठीक है, ये है D। तो पंक्ति में आगे पीछे का कंसेप्ट क्या होता है, लेफ्ट राइट का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे ये लेफ्ट हैंड हो गया पंक्ति का, ये हमारा राइट हैंड हो गया, हमारे अकॉर्डिंग हो गया, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, जो हमारा राइट वो इसका लेफ्ट। अगर मैं कहूं D के आगे क्या है, तो बेटा D के आगे क्या है, D के आगे C है। ये जो पोजीशन होती है ना, ये आगे वाली पोजीशन होती है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, है ना। जो बाईं तरफ वाली पोजीशन है, बाईं तरफ वाली पोजीशन है, वो आगे जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट। और पीछे D के पीछे क्या है, D के पीछे E है, टुवर्ड्स राइट साइड वाली पोजीशन, यानी कि दाईं तरफ वाली पोजीशन हमारी पीछे की तरफ जाएगी। ये दायां, ये बायां, ये पीछे, ये आगे। प्रीसीडेड हो गया आगे या पहले, फॉलोड हो गया पीछे या बाद में। तो हमेशा याद रखना, रैंकिंग में प्रीसीडेड फॉलोड का मीनिंग क्या है, आगे पीछे का मीनिंग क्या है, पहले बाद में का मीनिंग क्या है। तो रैंकिंग में ये वाला कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। रो की रैंकिंग हो या कॉलम की रैंकिंग हो, कॉलम की रैंकिंग में भी सेम कंसेप्ट यूज होता है। जैसे कॉलम की रैंकिंग है ना, जैसे D है, तो D से जो पहले है वो C आएगा, और D के जो बाद में है वो E आएगा, ठीक है। ये D के आगे होगा, और ये D के E जो है D के पीछे होगा। तो कॉलम रैंकिंग में भी यही करते हैं, ये हमारा टॉप एंड हो गया, ये हमारा बॉटम एंड हो गया, ठीक है। ये प्रीसीडेड, ये फॉलोड, ये पहले, ये बाद में, ये आगे, ये पीछे। तो रैंकिंग में याद रखना पहले बाद में क्या चीज होती है। हाँ जी, अब आप टोटल सिंबल्स काउंट करो, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर। यहां पर ऐसे कितने सिंबल्स हैं, है ना, जिनके ठीक पहले एक अक्षर आ रहा है, मतलब सिंबल से ठीक पहले एक लेटर आना चाहिए, तथा जिनके ठीक बाद में एक अंक आ रहा है, और ठीक बाद में एक अंक भी आना चाहिए। तो हमें इंडिविजुअल काउंटिंग करनी पड़ेगी उन सिंबल्स की जिनसे पहले लेटर है बाद में डिजिट है, उन सिंबल्स की जिनके पहले लेटर है और बाद में डिजिट है, बिल्कुल ये काउंट हो जाएगा। ये सिंबल काउंट होगा क्योंकि पहले लेटर है और बाद में क्या है, डिजिट है। इसके पहले लेटर नहीं है,
इसके पहले लेटर नहीं है, इस सिंबल के पहले लेटर नहीं है, ये जो सिंबल है इसके पहले लेटर है और बाद में डिजिट है, और ये जो सिंबल है इसके पहले लेटर नहीं है। तो टोटल ऐसे कितने सिंबल्स काउंट होंगे? सिर्फ 2 ही ऐसे सिंबल्स काउंट होंगे। देयर आर ओनली 2 सिंबल्स विच इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ लेटर एंड फॉलोड बाय अ डिजिट। यहां पर केवल 2 ऐसे प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या, सॉरी एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या आ रही है ना? हाँ जी, एक बच्चा कह रहा न्यू बैच कब आएगा? क्लैपिंग, आपके लिए क्लैपिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सीरीज है बेटा, जब एग्जाम में ये वाली सीरीज दी जाए ना तो इस वाली सीरीज को पता है कैसे सॉल्व करना है आपको? इस वाली सीरीज को सॉल्व करना है पहले पहले एलिमेंट को कंपेयर करके। पहला पहला जो एलिमेंट है वो कितनी डिस्टेंस पे है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा पहला पहला एलिमेंट कितनी डिस्टेंस पे है। जैसे 2 के बाद हैज और हैज के बाद 6, इसमें कितना गैप है? जरा ऊपर चेक करना, 2 के बाद हैज और हैज के बाद 6, इसमें कितना कितना गैप आ रहा है? सर 2 के बाद हैज में 4 एलिमेंट का गैप है, और सर हैज के बाद 6 में भी 4 एलिमेंट का गैप है। तो पक्का जो अगला एलिमेंट होगा वो भी 4 के गैप के बाद होगा, 1 2 3 4, 4 के गैप के बाद होगा, यानी कि परसेंटेज। अगला जो एलिमेंट होगा वो पक्का 4 के गैप के बाद होगा, यानी कि परसेंटेज। अच्छा 2 के बाद 3 4 कैसे आया? सर 2 का इमीडिएट राइट फिर 1 का गैप। अच्छा हैज के बाद ई कॉपीराइट कैसे आया? सर हैज का इमीडिएट राइट फिर 2 का गैप है। हैज ई कॉपीराइट 2 3 4। अच्छा एक सेकेंड 2 3 4 इमीडिएट राइट और 2 का गैप है, इमीडिएट राइट और 2 का गैप, बिल्कुल सही जवाब। 6 के बाद एच जे कैसे आया? सर इमीडिएट राइट और 2 का गैप। तो परसेंटेज के बाद क्या आएगा? परसेंटेज का इमीडिएट राइट यानी कि 7 और फिर 2 एलिमेंट का गैप 8 और डॉट का गैप आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 9। परसेंटेज 7 9, परसेंटेज 7 9। बहुत बढ़िया सर। अगर 3 साइड दी हो, लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड बिटवीन दिया, अरे मेरे भाई बीच का जो पूछा होता वो 2 लोगों के बीच में होता, 3 के बीच में कैसे काउंट करोगे? बीच के लिए तो मोर देन 2 पोजीशन कभी दी नहीं जा सकती। बीच तो 2 लोगों के बीच में होगा ना, बीच 3 के बीच में कैसे बीच काउंट करोगे? 3 के तो जब मिडवे बिटवीन बीच का निकालेंगे तो वहां पे सिर्फ 2 ही पोजीशन होती हैं। और अगर वो वाला क्वेश्चन होगा बाएं से दाएं तो उसमें तो 2 से ज्यादा पोजीशन हो सकती है। ठीक है, चलिए साहब बनाइए। ये भी अगला अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। कम ऑन, दोनों क्वेश्चन के आंसर दो। आस्था जी कहा क्या हाल है? बता दो आस्था जी इनको क्या हाल है, और इनको ये भी बता दो कि ये आस्था है या फिर अश्वनी है? आस्था है। हाँ बेटा, यूट्यूब पे तुम नाम से जेंडर डिफाइन कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है यूट्यूब का झोल क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है यूट्यूब की काली सच्चाई क्या है? क्यों भाई, यूट्यूब का काला सच क्या है तुम जानते हो? नाम से जेंडर डिफाइन कर रहे हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। हाँ जी, तो आस्था दीदी है या दीदा है, दीदी है या चीजा है, वो तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। विच एलिमेंट विल बी 7th टू द राइट ऑफ 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? कौन सा तत्व बाएं से 8वें के दाएं 7वां होगा? कौन सा तत्व बाएं से 8वें के दाएं 7वां होगा? तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 8 और 7 15, 15वां तत्व हो गया बाएं से, बहुत बढ़िया। 15वां तत्व हो गया बाएं से, बहुत बढ़िया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इस बार टोटल 25 एलिमेंट है। 15वां तत्व क्या है? परसेंटेज।
तो परसेंटेज इज द राइट आंसर। दोनों डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस कर दिया। सर कौन सा तत्व बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में होगा? बेटा बीच का तत्व निकालना है, बीच का तत्व निकालना है बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे। बीच का तत्व तब निकलता है जब दोनों का एवरेज निकले। एवरेज तब निकलेगा जब दोनों पोजीशन सेम एंड से हो। तो दोनों को सेम एंड में कन्वर्ट कर दो। तो जो पीछे से तीसरा है वो आगे से कितना है? टोटल 25 एलिमेंट है तो हमेशा एक ज्यादा में से घटाएंगे। 25 एलिमेंट है तो 26 में से 3 घटा दो, यानी कि जो पीछे से तीसरा है वो आगे से पक्का 23वां है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो काउंट करो। पीछे से तीसरा क्या है? टी। जरा टी की पोजीशन आगे से काउंट करना। टी की पोजीशन आगे से काउंट करना। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। 20 के बाद 21 22 23। बिल्कुल सही कहा सर। टी ही है जो पीछे से तीसरा आगे से 23 है। अब एवरेज निकाल दो। 3 और 23 26 बटा तो 13। 13वां तत्व आ गया बेटा फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी कि बाएं छोर से 5 और 5 10। 10 के बाद 11 12 13, यानी कि जे इज द राइट आंसर। तो ये दो तो पुराने क्वेश्चन है ना, जिसकी प्रैक्टिस हम बहुत कर चुके हैं। बट रेलवे में ये वाले जो 3 क्वेश्चन है ये अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है जो रेलवे एग्जाम्स में बनते हैं। हाँ जी, रिगार्डिंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये 3 क्वेश्चन है जो रेलवे एग्जाम से बनते हैं रिगार्डिंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। फटाक से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, कम ऑन। हाँ जी, फिर एक 10 मिनट का ब्रेक होगा, हम खाना खाएंगे, फिर 4 बजे दोबारा से यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस करने आ जाएंगे रेलवे की। लगा दो खाना फटाफट, है ना। चलिए साहब, तो फाइंड द ऑड वन आउट। बेटा यहां पर ऑड छाटना है ऊपर वाली पोजीशन के हिसाब से। 3 4 सी तीनों एक साथ हैं। 5 6 कॉपीराइट तीनों एक साथ हैं। J7I तीनों एक साथ हैं। डॉलर जेड स्टार ये तीनों एक साथ हैं। 8 9 हैज ये तीनों एक साथ हैं। मेरे भाई सिर्फ मुझे लग रहा है कि यहां पर जो है ना 5 6 कॉपीराइट ये तीनों लगातार बढ़ रहे हैं। 5 6 कॉपीराइट, बाकी सब में क्या हो रहा है? राइट लेफ्ट ऐसे 3 4 सी, 3 का राइट फिर लेफ्ट, है ना। J7I जे का राइट फिर लेफ्ट, यानी कि 5 6 कॉपीराइट ये तीनों लगातार एक साथ बढ़ रहे हैं। बाकी सब राइट लेफ्ट में जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर 3 5 F और 7 इसमें क्या रिलेशन है? सर 3 यहां पे है, 5 यहां पे है, F यहां पे है, 7 यहां पे। अब तुम ये मत कहना कि सर अगर मान लो 7 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में एक से ज्यादा जगह पर है तो फिर ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, अगर 7 एक से ज्यादा जगह पर है ना। हाँ जी, मैथ्स की बेटा लाइव क्लासेस होंगी। मैथ्स की लाइव क्लासेस ही हो रही हैं। हाँ चलिए साहब, तो यहां पर चलते हैं। 3 5 F7, 3 5 F7 में बेटा कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। तो आगे भी कितने का डिफरेंस आएगा? 3 का। 1 2 3, 3 का डिफरेंस आएगा तो क्या आ जाएगा? 3 के डिफरेंस के बाद डॉलर आ जाएगा। 3 के डिफरेंस के बाद क्या आ जाएगा? डॉलर आ जाएगा। अच्छा 3 4 D इमीडिएट राइट 1 का गैप, 5 6 C इमीडिएट राइट 1 का गैप, F G J इमीडिएट राइट 1 का गैप, इमीडिएट राइट 1 का गैप। तो बेटा डॉलर का इमीडिएट राइट क्या है? Z, और 1 का गैप लोगे तो क्या आ जाएगा? डॉलर Z8, डॉलर Z8। ठीक है, चलिए साहब, और हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे कितने संकेताक्षर है, ऐसे कितने सिंबल्स हैं, सिंबल्स जिनके ठीक पहले एक डिजिट और बाद में एक लेटर। ऐसे कितने ठीक पहले डिजिट बाद में लेटर बिल्कुल काउंट है, ठीक पहले डिजिट बाद में लेटर बिल्कुल काउंटेबल है, ठीक पहले डिजिट बाद में लेटर बिल्कुल काउंट है। लेकिन ये सिंबल काउंट नहीं होगा, ठीक पहले डिजिट नहीं है, ये भी सिंबल काउंट नहीं होगा, ये भी सिंबल काउंट नहीं होगा। तो कितने ऐसे सिंबल हैं जिनके ठीक पहले डिजिट बाद में लेटर है? देयर आर ओनली 3 सिंबल्स जिनके पहले डिजिट और बाद में सिंबल है ना। तो टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना, एंड टुमारो विल बी योर टेस्ट। कल आप लोगों का टेस्ट होगा और कल इस चैप्टर का लास्ट डे है। उसके बाद अल्फाबेटिकल सीरीज का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन तुम बना दोगे कल की क्लास के बाद। तो कल लास्ट क्लास होगी अल्फाबेटिकल सीरीज की, और कल आप लोगों का क्या होगा? टेस्ट होगा।
लाइव टेस्ट होगा कल, लाइव टेस्ट, ठीक है। हाँ जी, फिर मंडे से हम नए दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होगी, ठीक है जी। और अब कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो एक अल्टीमेट लेवल का मजा आपको आएगा, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, लव यू ऑल।